तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 7 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि होगा डिजीजेस इन न्यूज। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल को 7 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है और पिछले 3 चैप्टर्स हमने अपनी 6 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उनको जाके पहले देखें, अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपको समझ आए कि ये चैप्टर्स की रेलेवेंस क्या है और क्या उनकी वेटेज रहती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है डिजीजेस एंड न्यूज। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए स्पेशली एक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। इस टेस्ट सीरीज में हमने 10 टेस्ट इंक्लूड किए हैं, जो कि कंप्लीटली करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमने जैन 2018 से लेके मई 2019 के हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, यानी लास्ट 1.5 ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी रेलिवेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, हम उन सारे सोर्सेज में से हमने इन करंट अफेयर्स को कवर किया है और यूपीएससी फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस को तैयार किया है। इन टेस्ट को आप हमारी वेबसाइट पे जाके या फिर हमारे ऐप पे जाके ले सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करने का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस टेस्ट सीरीज एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिजीजेज एंड न्यूज के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। सो इसलिए हमने इस चैप्टर को 7 सब टॉपिक्स में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। आज हम कवर करेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, जो कि रिलेटेड होंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस से, सेक्स लिंक्ड एंड जेनेटिक डिसऑर्डर से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और वाटरबॉर्न डिजीजेस। तो ये पहले 4 सब टॉपिक्स जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट 2 सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2014 में, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पहले हमें दिए गए हैं विटामिन जिनके कारण कुछ डेफिशिएंसी, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और सेकंड हमें दिया गया है उनके रिलेटेड डिजीज। सो फर्स्ट विटामिन सी से स्कर्वी, सेकंड विटामिन डी से रिकेट्स, और थर्ड विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर जो भी हमारे बैलेंस टाइम में इंपॉर्टेंट विटामिन या हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी से कोई डिजीज होता है तो वो हमें पता होना चाहिए। प्लस क्योंकि ये डिजीजेस इंपॉर्टेंट है, तो इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये कौन से बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन से। सो फर्स्ट थिंग, डिजीज होता क्या है। डिजीज जो उसके वर्ड का मतलब है, उसका मतलब है डिसईज, यानी जब हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट में होता है, डिसईज में होती है, तो उसे हम कहते हैं डिजीज। तो कभी कोई भी बॉडी का अगर पार्ट मैल फंक्शन कर रहा हो या इम्प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहा हो ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या मैल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून बॉडी सिस्टम, तो उसे हम कहते हैं द बॉडी इज डिजीज और इज नॉट हेल्दी। तो इस केस में हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी या उससे कोई डिजीज होगा। अब जो ये डिजीजेस हो सकते हैं, दिस कैन बी ड्यू टू इंट्रिंसिक सोर्सेज लाइक हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में प्रॉब्लम्स हो गई, फॉर एग्जांपल कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर, यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, और उसके कारण क्योंकि हमारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, तो हमें कोई डिजीज हो गया है। सेकेंड, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से भी ये डिजीजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बॉडी का ऑर्गनिंग तो सही है, लेकिन आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो एक्सटर्नल फैक्टर डाइट की वजह से, या प्रॉपर एयर आपको नहीं मिल रही, तो कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, उसके कारण भी डिजीज आपको हो सकते हैं। सो इन ये बेसिकली दो कैटेगरीज हैं किस टाइप के डिजीज हो सकते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखेंगे, जो कि हम कॉमनली ये एग्जैक्ट टर्म्स जो है कई बार यूपीएससी में पूछ लेते हैं कि ये डिजीज कॉन्जेनिटल डिजीज है या नहीं, क्या ये एक्वायर्ड डिजीज है। तो अब हम इन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले कॉन्जेनिटल डिजीज, तो ये वो डिजीजेस हैं जो कि हमारे बर्थ से ही हमारी बॉडी में पहले से ही होते हैं। जेनिटल जो वर्ड होता है वो जेनेसिस से आप इसको याद रख सकते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है बाय बर्थ, या जिसका ओरिजिन से ही जो हमारी बॉडी में फिट हो। तो जब हमारे जीन्स में प्रॉब्लम है, हमारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, उन डिजीजेस के कारण या उन डिजीज जो कि जेनेटिक डिसफंक्शन के कारण हो रहे हैं, वो कॉन्जेनिटल डिजीजेस होते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या है, हेयर क्लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लब फुट। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली इनहेरिट होते हैं फ्रॉम फादर टू चाइल्ड या फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन।
ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेस। सेकेंड सेट ऑफ डिजीज है एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस जो होते हैं वो हमारे अंदर बाय बर्थ नहीं होते, वो डेवलप होते हैं विद टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके सही नहीं है, आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, या आपको किसी और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स ने या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपकी बॉडी में ऊपर अटैक किया, आपका इम्यून सिस्टम वीक था, तो ये सब रीजंस के कारण आपको कोई डिजीज हो जाता है। तो उन डिजीजेस को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड सेकेंडली इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं वो बेसिकली वो डिजीज होते हैं जो कि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के कारण हो सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई या वॉर्म्स। तो जो भी डिजीजेस हमें इन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं वो जनरली इन्फेक्शियस होते हैं। ये जब भी हमारे बॉडी क्योंकि हमारे बॉडी ने इन्हें एक्वायर किया है तो हमारी बॉडी इनको स्प्रेड आउट भी कर सकती है, तो इस कारण ये बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे डिजीज जो कि किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से हो वो डायरेक्टली कम्युनिकेबल भी हो सकता है कि वो कम्युनिकेबल है, हो सकता है कि वो नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकता है। जो डिजीजेस बेसिकली हमारी बॉडी के डिसफंक्शन के कारण हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन मैनफंक्शनिंग के कारण हो रहे हैं, उन्हें हम जनरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो ये सारे जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं। ये बेसिकली जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, दे आर बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीजेस। ये होते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट डाइट में, अगर हमारा बैलेंस डाइट प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है तो उसके कारण हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये जब बहुत ज्यादा देर तक ये डेफिशिएंसी रहती है तो ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। सो लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो पहले हम वो डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज की। इससे हमें या तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है या जीरो एफ्थैल्मिया हो सकता है। ये दोनों डिजीजेस ही हमारी बेसिकली हमारी विजन को अफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन ए जो है वो बेसिकली हमारी विजन या हमारी आईसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It also affects the immune system of the body, and in case of a pregnant woman, अगर उनको pregnant woman में ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी जो प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, या चाइल्ड की इन बर्थ में मैलन्यूट्रिशन के कारण भी चाइल्ड में कुछ इनबॉर्न इनेबिलिटीज हो सकती है। तो ये विटामिन ए रिलेटेड फैक्ट्स थे। सेकेंड, विटामिन बी1। तो विटामिन बी जो है वो बेसिकली हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी के अंदर बहुत सारे सब विटामिन आते हैं, लाइक विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3। तो ये सब इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की। इसे हम थायामीन भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसका नाम है बेरीबेरी, और इससे जो सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है वो होती है हमारी मसल्स, और इसके कारण हमारी बेसिकली जो मसल्स होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये इसका मेन इफेक्ट है बेरीबेरी का। सेकेंड, हम बात करते हैं विटामिन बी2 की। ये इसका बी2 का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लाविन। तो इसलिए इसके जो डिजीज का नाम है वो भी होता है राइबोफ्लाविनोसिस। तो अगर राइबोफ्लाविन हमारे अंदर नहीं होगा तो उससे होगा राइबोफ्लाविनोसिस। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका अगेन इफेक्ट होता है हमारी मसल्स पे, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी3 की। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाइसिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है डिजीज पेलेग्रा। तो इसे हम D3 डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया या डायरिया। तो ये तीनों ही इसके इफेक्ट्स हैं किसके? पेलेग्रा के। तो इसलिए हम इसे D3 डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी6 की। विटामिन बी6 से हमें बेसिकली अनीमिया हो सकता है। अनीमिया जैसे कि आपको पता ही है, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो तो भी हमें अनीमिया हो जाता है, लेकिन अगर विटामिन बी6 हो तो भी अनीमिया हो सकता है। तो अनीमिया के अलावा इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं बी6 की डेफिशिएंसी के? इट कैन लीड टू इम्पेयर्ड ग्रोथ, फटीगनेस इन द बॉडी, सर्टेन स्किन डिसऑर्डर्स लाइक क्रैक्स अराउंड द माउथ, डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन्स। तो यानी ये कंप्लीट बॉडी को इफेक्ट करेगा अगर बी6 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है तो। नेक्स्ट विटामिन बी9, इसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है वो बेसिकली एक सब टाइप ऑफ अनीमिया है, दैट इज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। यानी एक ऐसा अनीमिया जो बेसिकली इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस के कारण हो रहा है। तो ऐसे अनीमिया को हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया,
और इससे अगेन हमारी बॉडी में फटीगनेस एंड वीकनेस आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 की। B12 का दूसरा नाम है कोबालामिन। कोबालामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है वो होता है पेरिनिशियस अनीमिया। पेरिनिशियस अनीमिया इज बेसिकली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया प्लस सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हमने अभी पढ़ा था, दैट इज बेसिकली ड्यू टू inability of DNA synthesis that leads that synthesizes RBCs in our body। अगर वो DNA synthesis में प्रॉब्लम है प्लस हमारे कुछ ब्रेन फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए हम इसे कंबाइन कहते हैं पेरिनिशियस अनीमिया। सो इसके अदर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके सिम्टम्स बेसिकली जो होते हैं पेरिनिशियस अनीमिया के वो क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल स्किन, चेस्ट पेन, नमनेस इन द हैंड। तो ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं अगर हमें पेरिनिशियस अनीमिया है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी से जो हमें डिजीज होता है मेनली वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी का इफेक्ट क्या होता है, स्कर्वी का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी ब्लीडिंग, गम्स होने लगते हैं, वूंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। तो ये सारे जो ब्लड रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं कि क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है आपके गम्स में, तो वो सारी जो सिम्टम्स है ये बेसिकली विटामिन सी के डेफिशिएंसी के लिए है। नेक्स्ट विटामिन डी की अगर बात करें, विटामिन डी से जो डिजीज होता है वो है रिकेट्स। और रिकेट्स जो है वो बेसिकली अफेक्ट करता है हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, हमारे टीथ जो है वो जल्दी डिके करने लग जाते हैं। तो बेसिकली जो बॉडी को है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई से एज सच कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं होता, बट इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस, यानी हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और लास्टली हम बात करेंगे विटामिन के की। इसका अगेन इफेक्ट होता है कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं, बट ऑन ए होल हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग फंक्शन है ब्लड का, प्लेटलेट्स का जो क्लॉटिंग फंक्शन हो जाता है वो वीक हो जाता है और हमारी ब्लड जो है जो वो जल्दी जल्दी क्लॉट नहीं करता। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई वूंड लगता है तो आपने देखा होगा कि सूनर द ब्लड स्टार्ट्स टू गेट डेंसिफाइड और वो धीरे धीरे बंद हो जाता है क्योंकि वो क्लॉट करना शुरू हो जाता है। बट अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी जो है ब्लड लूज करती रहेगी अगर आपको कोई वूंड हो जाएगा। सो बेसिकली क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील अ वूंड और इन रिकवरी ऑफ बॉडी। तो ये थे हमारे कुछ विटामिन डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस की। सो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले आयरन की जो डेफिशिएंसी से डिजीज होता है उसको कहते हैं अनीमिया। आयरन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है या रोल क्या है, आयरन बेसिकली इज इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन करता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे हमें अनीमिया हो सकता है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसके कारण बहुत सारी फटीगनेस, ऑक्सीजन सप्लाई की डेफिशिएंसी, ये सारे इश्यूज हमें आ सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है कैल्शियम रिलेटेड। कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी के जो हमारे बोन्स है उसका मेन मैन्युफैक्चरिंग एजेंट रहता है। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो बेसिकली बोन्स में और टूथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बोन वीक हो सकती है, बोन बेंड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं बोन्स में, या फिर टूथ जो है आपके टीथ जो है उनमें बहुत ज्यादा डिके, कैविटीज। तो ये सारे इशू आ सकते हैं अगर हमें मिनरल प्रॉपर नहीं मिल रहा है। कैल्शियम का जो रोल होता है वो कहाँ पे होता है, इट बेसिकली हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये दोनों ही कैल्शियम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की। जिंक की एब्सेंस से बेसिकली बहुत सारा कुछ हो सकता है क्योंकि जिंक जो है हमारी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है। तो अगर हमें जिंक की हमारे अंदर बॉडी के अंदर कमी होती है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमें बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अनीमिया, poor healing of wounds, poor gonadal functions, poor cognitive abilities या डायरिया या निमोनिया। तो ये सारी चीजें हम हो सकती हैं अगर हमारे अंदर जिंक की कमी है। तो जिंक एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। लास्ट हम बात करेंगे आयोडीन की डेफिशिएंसी होने वाला डिजीज की, वो है गॉइटर। और गॉइटर का इफेक्ट क्या होता है, इट बेसिकली लीड्स टू स्वेलिंग इन द नेक रीजन एंड इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। तो अगर जो हमारी बॉडी में अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है वो उसका रीजन क्या होता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है, इससे हमें क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। सो इसका इफेक्ट, इसका रोल क्या है आयोडीन का। आयोडीन के अगर हम रोल की बात करें तो इट बेसिकली हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होता तो हमें गॉइटर हो जाता है।
प्लस इट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो जो हमारा यंग फीटस प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल डिजीजेस। अब आपका होमवर्क ये है कि प्लांट्स में भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मिनरल्स हैं। तो आपको पता करना है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन से हमें मैक्रो मिनरल्स चाहिए होते हैं और कौन से माइक्रो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं। सो आप उसको पढ़िए और देखिए कि प्लांट्स में क्या क्या मिनरल्स चाहिए होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है अगर वो मिनरल ना मिले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के आंसर से। सो लेट अस नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सब हमें पूछा गया था कि इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। सबसे पहले था विटामिन सी और उससे होता है स्कर्वी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट विटामिन डी, उससे होता है रिकेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है विटामिन ई, इससे दिया है नाइट ब्लाइंडनेस। ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो बेसिकली विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि विटामिन ई की कमी से। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट इज ए 1 and 2 ओनली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2009 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स कंसिडर द फॉलोइंग। A woman suffers from color blindness while her husband does not suffer from it. They have a son and a daughter. In this context, which one of the following is most probably correct? तो आपको बताना है कि अगर विमेंस के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके चिल्ड्रन यानी सन या डॉटर में वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। Provided that her husband does not have it. So A, both children would suffer from color blindness. B, daughters suffer from color blindness while son does not suffer from it. C, both children suffer from it. And D, son suffers from color blindness while daughter does not suffer from it. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको समझना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, कैसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिपेंड करते हैं कि हमारे किस टाइप के जीन्स में ये के कारण ये हो रहे हैं, कैसे वो जीन्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। सो ये हम देखेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में। उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हीमोफीलिया। Hemophilia is a genetic disorder which leads to A, decrease in hemoglobin level, B, rheumatic heart disease, C, decrease in WBCs and D, non-clotting of blood। तो आपको बताना है कि हीमोफीलिया के होने से क्या इफेक्ट होता है। ये पूछा गया था प्रीलिम 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमिलरली जेनेटिक डिसऑर्डर या सेक्स लिंक बेस्ड डिसऑर्डर पे बेस्ड है। Which one of the following genetic diseases is a sex-linked disorder? A, royal hemophilia, B, Tay-Sachs disease, C, cystic fibrosis या D, hypertension। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि सेक्स लिंक्ड है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन से, जिसमें हम देखेंगे कि क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और किस टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। So, सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी की डीएनए कोडिंग होती है, अगर उनमें कोई इशू आ जाए वो उससे होते हैं। तो क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट्स जीन और कैन बी कॉज ड्यू टू म्यूटेशंस, तो इस बेसिस पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी काफी टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले टाइप होती है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, सेकेंड ड्यू टू मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, थर्ड ड्यू टू क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज या फोर्थ ड्यू टू सिंगल जीन इनहेरिटेंस। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं तो हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो क्योंकि हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली डीएनए की कोडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं और डीएनए जो होता है वो दो जगह पे मिलता है, आइदर इट इज इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल और इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। तो जो डीएनए जो है अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कॉपिंग में प्रॉब्लम है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रॉब्लम है, वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो जनरली अगर मदर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम है तभी वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फिर अगर फादर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई इशू है तो ये पास ऑन नहीं होते। सो दे बेसिकली डिपेंड ऑन दी एग सेल एंड नॉट ऑन दी स्पर्म सेल्स। इससे कॉमन कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, सेकेंड डायबिटीज मेलिटस एंड डेफनेस, थर्ड लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये तीन जो है मेन डिजीजेस हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से हो सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द सेकेंड टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट इज ड्यू टू बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज।
तो अभी हमने पढ़ा तो कि अगर हमारी बॉडी में जीन की कोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है या जेनेटिक कॉपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली जो जीन कॉपी होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं फ्रॉम दी बेसिक यूनिट दैट इज दी क्रोमोसोम्स। तो जब भी हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है वो कैरी होता है ड्यू टू क्रोमोसोम कॉपिंग। और अगर ये क्रोमोसोम कॉपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे अंदर ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जनरेट होती हैं। अगर हमारी बॉडी की ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली। बट ड्यू टू सम म्यूटेशंस या ड्यू टू प्रॉपर इम्प्रॉपर कॉपिंग फैक्टर देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है जो कि ऐसे सिंड्रोम्स हैं बहुत ही कॉमनली न्यूज में रहते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा स्टेट एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी के अदर एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल सीएपीएफ या सीडीएस में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। तो इसलिए आईएएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम जो होता है बेसिकली सेक्स पेयर जो होता है सेक्स डिटरमिन पेयर क्रोमोसोम्स की प्रॉपर कॉपिंग के कारण ना होने के कारण होता है। अगर हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स की जगह 45 ही क्रोमोसोम्स रह जाए यानी जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम है उसमें डबल पेयर की जगह एक सिंगल ही रह जाए तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देख रहे हैं कि द पर्सन इज हैविंग 45 क्रोमोसोम्स प्लस XO यानी जो अदर फैक्टर है जो कि सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम है वो मिसिंग है। नेक्स्ट केस होता है क्लिनफेटर सिंड्रोम। अनलाइक द टर्नर सिंड्रोम जहां पे एक क्रोमोसोम मिसिंग था यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी क्रिएट हो गई है ऑफ द सेक्स पेयर यानी 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स है इन द पर्सन। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनफेटर सिंड्रोम। थर्ड टाइप ऑफ सिंड्रोम जो है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से होता है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉज ड्यू टू हैविंग 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21। तो ये जो क्रोमोसोम है अनलाइक दी प्रीवियस टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेटर सिंड्रोम जो कि सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम की कॉपिंग में इशू के कारण आ रहा था, ट्राइसोमी 21 जो है वो 21st क्रोमोसोम की कॉपी में आ रहा है। 21st क्रोमोसोम इज नॉट सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम बट इट इज अ एलोसोम क्रोमोसोम यानी जो सारे ह्यूमंस में कॉमन रहता है इट इज नॉट डिटरमिंग द डिपेंडेंट ऑन द सेक्स ऑफ द पर्सन। लास्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम है क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है क्राइडोचैट सिंड्रोम या फिर क्राई ऑफ द कैट सिंड्रोम। दिस इज कॉज ड्यू टू मिसिंग कॉपी ऑफ अ 5th क्रोमोसोम। तो अगर किसी पर्सन में 5th क्रोमोसोम की 2 कॉपीज नहीं है या उनमें से एक कॉपी मिसिंग है उसे हम कहेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्राइडोचैट सिंड्रोम। थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स दैट आर इनकरेक्टली कॉपीड। तो इससे पहले जो हमने 2 एबनॉर्मलिटीज पढ़ी थी दे वर कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट कॉपीज यानी जो उसमें कॉपीज बन रही थी नंबर ऑफ कॉपीज बन रही थी वो सही नहीं थी यानी क्रोमोसोम्स की कॉपीज सही नहीं बन रही थी। लेकिन मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि मल्टीपल जीन्स जो है उनमें प्रॉब्लम हो रही है। क्रोमोसोम्स तो ठीक है लेकिन जीन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मल्टीफैक्टोरियल जीन्स में क्या होगा मल्टीपल जीन्स वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू म्यूटेशंस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन डिजीज इस क्योंकि काफी सारे जीन्स अफेक्टेड है तो इससे हमें बहुत सारे डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल डिजीज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, अल्जाइमर, अर्थराइटिस। तो ये सारे डिजीजेस जो है जो कि आप कॉमनली न्यूज में भी देखते हैं ये सारे आपको हो सकते हैं अगर आपकी मल्टीपल जीन्स में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये जो डिजीज है जरूरी नहीं है कि हमेशा जेनेटिक ही हो या जेनेटिक डिसेबिलिटी के कारण ही हो। They can also be created due to अदर इश्यूज लाइक अगर डायबिटीज की अगर हम बात करें अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है अगर आप हेल्दी डाइट नहीं खा रहे अगर आप एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं तो भी आप डायबिटीज से इफेक्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे डिजीज हमेशा ही जेनेटिक हो। लास्ट हम बात करेंगे सिंगल जीन इनहेरिटेंस की। यहाँ पे अनलाइक द प्रीवियस केस जहाँ पे मल्टीपल जीन्स चेंज हो रहे थे यहाँ पे एक ही जीन में इशू आ रहा है तो इसलिए इन्हें हम मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी कहते हैं या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस कि कौन सा जो हमारा क्रोमोसोम है कौन सा जो जीन है वो इफेक्ट हो रहा है। आइदर इट इज द ऑटोसोमल क्रोमोसोम दैट इज बीइंग अफेक्टेड या ऑटोसोमल जीन दैट इज बीइंग अफेक्टेड और द सेक्स डिटरमाइन X या Y क्रोमोसोम दैट इज बीइंग अफेक्टेड। तो अगर वो क्रोमोसोम जो इफेक्ट हो रहा है उसे ऑटोसोमल क्रोमोसोम है यानी
दोनों मेल और फीमेल में कॉमन रहता है, ऐसे सिंगल जीन इनहेरिटेंस को हम कहेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। Autosomal inheritance can be dominant gene affected disorder और recessive gene affecting disorder। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि सर्वाइवल में हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ज्यादा कॉमन रहती है, उन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम पी प्लांट की बात करें, जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जहां से उसने सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव किया था, वहां पे हमने देखा था कि जो टॉल पी प्लांट्स होते हैं वो एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रादर देन द शॉर्ट पी प्लांट्स। तो डोमिनेंटली पी प्लांट्स जो होते हैं वो टॉल होते हैं। सिमिलरली ह्यूमंस में भी ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर्स जो है उनका कलर जनरली ब्लैक होता है, तो ये एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर हम इंडियन ह्यूमंस की बात करें या इंडियन रेस की बात करें तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इनसे जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं फॉर एग्जांपल डिजीजेस लाइक हंटिंगटन डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, या फिर मार्फन सिंड्रोम, या फिर एक्सोटोन्सिस, या फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। तो ये सारे जो डिजीजेस होते हैं वो जनरली ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण होते हैं। नेक्स्ट होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये जो डिजीज है ये तभी होते हैं अगर मदर फादर दोनों में ही डिफेक्टिव जीन हो। अनलाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, अगर मदर या फादर में किसी एक में भी ये डिजीज हो तो पेरेंट्स में तो चिल्ड्रन में डेफिनेटली ये डिजीज आ जाता है। बट ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस वो डिजीज है जो कि मदर फादर अगर दोनों ही ये इशू से फेस कर रहे हो, जिनकी दोनों जीन्स में ही ये डिफेक्ट हो, तभी ये चिल्ड्रन जो है इन डिसऑर्डर से इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन होते हैं। इसके कुछ कॉमन डिजीजेस जो हैं जो कि इसके ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस होते हैं, इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज, टे-सैक्स डिजीज या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये सारे जो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्स बेस्ड जो इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स है, सिंगल रिंग इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। सबसे पहले वाई क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर्स, ये बेसिकली होते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। ये जो डिजीज होते हैं ज्यादा कॉमन नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये पास होते हैं फ्रॉम मेन टू मेन, यानी जो फादर है उसके सन से फादर जो है अपने सन को ये डिजीज दे सकता है। फीमेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दीज डिसीजेस। Why? Because Y chromosome is absent in females. Female basically carry 2 copies of X chromosomes and son carry X and Y both pairs of chromosome. तो जो ये Y chromosomal disorders है ये सिर्फ मेल्स में ही हो सकते हैं, और इसका मोस्ट कॉमन इम्पैक्ट क्या होता है? दिस मोस्टली लीड्स टू इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। एक्स लिंक क्रोमोसोम जो होता है वो मेल से भी आ सकता है और फीमेल से भी आ सकता है। तो वो एक्स लिंक क्रोमोसोम जो कि डोमिनेंट है यानी वो डिसऑर्डर्स जो कि मेल या फीमेल अगर किसी एक में भी प्रेजेंट है, चिल्ड्रन में कैरी ऑन होंगे ही, तो उन्हें हम कहेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं क्लिनफेटर सिंड्रोम, और क्लिनफेटर सिंड्रोम इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम्स। तो ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि तभी पास होंगे जब मेल और फीमेल दोनों ही यानी मदर फादर दोनों ही इस डिसऑर्डर में फेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डिजीज लाइक हीमोफीलिया ए, ड्यूकेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी या फिर टर्नर सिंड्रोम। तो ये ऐसे डिजीज हैं जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं रिसेंटली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर टू द मेल प्रोजेनी, यानी मेल्स जो होते हैं इससे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, फीमेल्स जो होती है वो सिर्फ कैरियर की तरह ही एक्ट करती हैं इस डिसऑर्डर में। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट बेसिकली होता है कि ब्लड जो होता है हमारा ब्लड जो होता है वो क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती अगर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। So basically उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी ड्यू टू जेनेटिक mutations and the person's blood cannot clot, and once he start to bleed it cannot stop and it can even lead to death, क्योंकि अगर उसकी अगर प्रॉपर टाइम पे उसको ट्रीटमेंट ना मिले this can even lead to death। तो जो ये डिजीज होता है इसका दूसरा नाम होता है ब्लीडर्स डिजीज, एंड इसके दो वेरिएंट होते हैं हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इज मोर कॉमन रादर देन हीमोफीलिया बी, और हीमोफीलिया ए जो होता है इट इज बेसिकली कॉज ड्यू टू लैक ऑफ एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन फैक्टर 8, और हीमोफीलिया बी जो होता है इट इज बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट इन प्लाज्मा थ्रोम्बोलास्टिक कंपोनेंट।
तो ये जो है ये फैक्टर 8 की एब्सेंस के कारण हो रहा है, और ये जो हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट के ब्लड के कारण हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट जो आपको हीमोफीलिया के बारे में पता होना चाहिए, बेसिकली जो इंग्लैंड की जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, उनकी जो फैमिली पेडिग्री एनालिसिस से ये पता लगा है कि द क्वीन विक्टोरिया आल्सो कैरीज दिस डिसऑर्डर, तो इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। तो ये एक फन फैक्ट था रिलेटेड टू हीमोफीलिया। नेक्स्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। तो दिस इज आल्सो ऑटोसोमल लिंक्ड रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर। अनलाइक हीमोफीलिया जो कि एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर था, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। So this is passed from parents to the offspring when both the partners carry the defective gene. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप हो जाती है रादर देन द कॉमन ओवल शेप। तो जिसके कारण क्या होगा, प्रॉपर हीमोग्लोबिन कैरी नहीं हो पाएगा, द पर्सन सफर फ्रॉम लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो आप इस इंफोग्राफिक में भी देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल आरबीसी है वो कैसा लगता है, ओवल शेप होता है। इसके अंदर जो आरबीसी है इसके अंदर फ्लो उनका प्रॉपर होगा, उनकी आरबीसी का जो लाइफ टाइम होगा वो भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सिकल सेल्ड एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जो शेप है वो सिकल सेल्ड होते हैं, यहाँ पे आरबीसीज की शेप होती है। इसके अंदर जो आरबीसीज का लाइफ टाइम हो जाता है वो 120 डेज से बहुत ही कम रह जाता है, इसलिए पर्सन कैन ऑल्सो फेस अनीमिया। सो ये आपको मिलेगा कैसे, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर मेल और फीमेल दोनों में इशू है तो देयर आर चांसेस दैट यू विल रिसीव दिस डिसऑर्डर। और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिकल सेल एनीमिया इज नॉट क्योरेबल बाय एनी वैक्सीन एंड ट्रायल्स आर स्टिल गोइंग ऑन टू हाउ टू क्योर दिस डिजीज। थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। Thalassemia is also a genetic disorder that is basically characterized by abnormal production of hemoglobin in the body. यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं होता, और इसी का कारण जो हमारी आरबीसी की जो फंक्शनिंग होती है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। So इसलिए जो पर्सन्स होते हैं, they are suffering, the persons who are suffering from thalassemia, they need time to time transfusion of blood. तो यानी उनको बहुत फ्रीक्वेंटली अपने ब्लड को चेंज करवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो करंटली देयर इज नो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो इंडिया इज द थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट स्टिल डजंट हैव एनी प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम रिलेटेड टू थैलेसीमिया। तो ये थैलेसीमिया के कुछ सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल बोन डिफॉर्मिटीज, फटीग, ग्रोथ फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, येलो स्किन, स्वॉलन स्प्लीन। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये उसकी कॉमन ट्रीटमेंट्स है, बट इससे कंप्लीट अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, एंड इट इज स्टिल ओनली लीड्स टू लेसनिंग ऑफ द डिजीज, नॉट कंप्लीट एलिमिनेशन। तो इसकी अभी भी इसके क्योर जो है प्रॉपर फाइंड करने की रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट जो कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इट बेसिकली डिक्रीजेस आवर एबिलिटी टू सी द कलर, यानी जो रेड ग्रीन आरजीबी वैल्यूज है उसमें द पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट, ही माइट बी एबल टू सी द थिंग्स बट ही मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स। तो दिस कैन लीड टू नॉर्मल जो लाइफ टाइम है उससे उस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही माइट नॉट बी एबल टू डू सम टास्क। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, ही कैन नॉट ड्राइव vehicles. Two, because he will not be able to differentiate between the traffic lights, and such issues can be faced by the person. और important fact जो आपको related to color blindness याद करना है कि there is no cure for color blindness. So इसका diagnosis कैसे होगा? इसका diagnosis generally होता है the person starts facing difficulty in seeing the colors and is getting irritated by extremely bright lights. तो ये इसकी symptoms है कुछ related to color blindness। और अगर आपकी फैमिली में दोनों तरफ से ये डिजीज होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, यानी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ और कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले टे सैक्स डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है दैट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बेसिकली जो डिसऑर्डर है इट अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम, और ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ हेक्साजीन और क्रोमोसोम 15। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स लंग्स and can also affect pancreas, liver,
किडनीज एंड इंटेस्टाइन, बट मेन इसका इफेक्ट होता है लंग्स पे एंड दिस इज कॉज ड्यू टू म्यूटेशंस इन कॉपी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन। तो अगर ये प्रोटीन में म्यूटेशंस आ जाती हैं तो द पर्सन सफर्स फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो यहाँ पे हमने कुछ और कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और वाई से क्रोमोसोम्स यानी सेक्स लिंक क्रोमोसोम से जो डिसऑर्डर्स हैं उसका क्या है, हीमोफीलिया ए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ALD, एजोस्प्रीमिया। तो ये जो डिजीजेस है वो बेसिकली सेक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो बाकी डिजीज है लाइक फॉर एग्जांपल मायोटिक डिस्ट्रॉफी, टे सेक्स डिजीज, अल्जाइमर्स या फिर सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंग डिजीज, ये सारे जो है ये नॉन सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड नॉन सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी बिगिन। So let us now try to answer the questions related to genetic disorders. सबसे पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस जो कि पूछा गया था प्रीलिम्स 2009 में। तो यहाँ पे हमें दिया गया था कि द वुमन सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस व्हाइल हर हस्बैंड डज नॉट सफर फ्रॉम इट एंड दे हैव अ सन एंड अ डॉटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज फोर कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, बोथ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सन है और डॉटर है दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस से सफर करेंगे। तो इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि द फादर इज नॉट having color blindness and the chromosome that genes or chromosomes that he will transmit or he will transfer would not have color blindness related disorder. So it is very less probable that both the children will have color blindness. Second option, the daughter suffer from color blindness while the son does not suffer from it. ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो डॉटर है उसमें भी कुछ जीन्स फादर का होगा कुछ मदर का होगा और क्योंकि डॉटर के दोनों जीन्स XX क्रोमोसोम के हैं सो इट इज वेरी लेस प्रोबेबल कि दोनों ही जीन्स डिफेक्टिव आएंगे क्योंकि एक जो जीन होगा वो फादर से आएगा एंड इट इज प्रोबेबल दैट इट इज करेक्ट एंड इट वुड बी द डोमिनेंट X जीन एंड हेंस द कलर ब्लाइंडनेस इन डॉटर इज वेरी लेस प्रोबेबल। लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज बोथ चिल्ड्रन डू नॉट सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि मदर जो है वहां पे कलर ब्लाइंडनेस है और शी विल डेफिनेटली ट्रांसमिट हर प्रोबेबिलिटी। अगर उसमें दोनों ही जीन्स अगर ऐसे हैं जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है तो श्योरली द सन वुड डेफिनेटली हैव अ कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर मदर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जो कि डिफेक्टिव है और दूसरा जो कि नॉन डिफेक्टिव है तो जो है चांसेस है कि सन में ना हो। लेकिन there are chances कि son will suffer from color blindness while the daughter will not suffer from color blindness। तो क्योंकि जो son है वहां पे X और Y है और जो mother है और वहां पे XX है तो एक जो X क्रोमोसोम आ रहा है वो डेफिनेटली डिफेक्टिव ही होगा। बट लेकिन जो फादर के थ्रू XY क्रोमोसोम आएगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। लेकिन जो डॉटर है वहां पे दोनों ही वहां पे एक जीन जो होगा और दोनों ही सेम जीन्स है तो एक जीन ही डिफेक्टिव होगा दूसरा नहीं होगा, इसलिए डॉटर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सन के डिफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि जो X क्रोमोसोम आएगा वो डिफेक्टिव ही होगा और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो जनरली X लिंक क्रोमोसोम की वजह से ही होती है। सो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू हीमोफीलिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हीमोफीलिया से क्या होता है। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 1998 में। A, decrease in hemoglobin level, B, rheumatic heart disease, C, decrease in WBCs या fourth non clotting of blood। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हीमोफीलिया से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक ऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जेनेटिक ऑर्डर है जो कि सेक्स लिंक्ड है। सो इसमें से सिर्फ ए जो है यानी रॉयल हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक होता है। क्वीन विक्टोरिया से आप इसको याद रख सकते हैं कि वो फर्दर उनकी पेडिग्री एनालिसिस में दिखाया गया है कि शी इज द बेसिकली कैरियर, फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। तो जो रॉयल हीमोफीलिया है इट इज अ सेक्स लिंक genetic disorder while the other three जिसमें टे सेक्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एलोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है ना कि सेक्स लिंक्ड। एंड हाइपरटेंशन की बात करें तो ये बेसिकली जरूरी नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ये बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू डायबिटीज मेलिटस। Which of the following are associated with diabetes mellitus, a common disease in adults? ये पूछा गया था प्रीलिम्स 1996 में।
सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हाई शुगर लेवल्स इन ब्लड, सेकंड लो शुगर लेवल्स इन ब्लड, थर्ड लोअर इंसुलिन लेवल्स इन ब्लड एंड फोर्थ हायर इंसुलिन लेवल्स इन ब्लड। तो हमें बताना है कि डायबिटीज का शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल्स पे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डायबिटीज से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2005 में, तो इसमें असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं, द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिटस फील्स थर्स्टी। तो यहाँ पे जो डायबिटीज की वैरायटी दी गई है डायबिटीज इंसिपिटस, जो पिछला केस था वहां पे हमें दूसरी डायबिटीज का केस दिया था डायबिटीज मेलिटस, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है डायबिटीज इंसिपिटस के रिलेटेड और रीजन क्या है, अ पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिटस सफर्स फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। तो हमें बताना है कि असर्शन और रीजन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या नहीं। सो नाउ लेट अस स्टडी डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है वो बेसिकली एक मेटाबॉलिटिक डिजीज है जो कि ग्लूकोज लेवल्स के बढ़ने के कारण होता है। यानी अगर बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उससे डायबिटीज हो सकता है। इसका कॉज क्या होता है, इसकी कॉज की अगर बात करें तो बेसिकली इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन पैनक्रियाज लीड टू डायबिटीज। तो ये बेसिकली इंसुलिन पे इफेक्ट कर रहा है। अगर इंसुलिन के लेवल्स कम हो जाए और ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाए तो इससे हमें डायबिटीज हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इनिशियली तो ये बेसिकली हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सिम्टम्स लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मोर स्ट्रेस, इंक्रीज थर्स्टीनेस, ब्लड विजन या लॉस ऑफ वेट जो है ये कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज के वेरिएंट्स की। सबसे पहला टाइप है डायबिटीज मेलिटस, ये सबसे ज्यादा कॉमनली फेस्ड डायबिटीज है। ये बेसिकली होता है इन रिस्पॉन्स टू लो लेवल्स ऑफ इंसुलिन, यानी अगर बॉडी में इंसुलिन के लेवल कम हो जाते हैं तो ये होता है और इससे क्या होगा, शुगर लेवल्स जो है बढ़ जाएंगे, इंसुलिन कम हो जाएगा बॉडी में। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू टाइप 2, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप 2 जो होता है इसका मेन रीजन होता है ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज, बट टाइप 1 जो होता है वो जनरली जेनेटिक होता है और इंसुलिन लो होने के कारण ही होता है। सेकेंड वेरिएंट है डायबिटीज इंसिपिटस, ये होता है ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। यानी अगर हमारी बॉडी जो है इस हार्मोन को रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं बना रही है या उसकी अमाउंट जो है वो कम है, सो इससे क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिटस हो सकता है। ये जो हार्मोन बनता है ये सेक्रेट किया जाता है हाइपोथैलेमस इन ब्रेन के द्वारा और इसका फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस जैसे कि आपको पता है कि इट बेसिकली रेगुलेट्स दी बैलेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, अगर वैसोप्रेसिन की सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, यानी हमारी बॉडी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होगी ड्यू टू एक्सेस यूरिनेशन एंड इससे क्या होगा, एक्सेस यूरिनेशन के कारण क्या होगा, आप ज्यादा थर्स्टी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बॉडी में वाटर की कमी होने लगेगी। थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज इज गेस्टेशनल डायबिटीज, ये जनरली सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखी गई है, अनलाइक डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिटस जो कि चिल्ड्रन या एडल्ट्स में ही होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है वो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही होती है और आफ्टर द डिलीवरी इट जनरली गेट्स रिजॉल्व। तो ये एक परमानेंट इशू नहीं है बट एक फेज होता है डायबिटीज का। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि एडल्ट्स में जो कि डायबिटीज मेलिटस बहुत कॉमन है उसका ब्लड और इंसुलिन पे क्या इफेक्ट होता है। तो डायबिटीज से क्या होगा, शुगर लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और इंसुलिन लेवल्स जो है वो कम होने लग जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर होगा इसका 1 and 3, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डायबिटीज इंसिपिटस से रिलेटेड है। द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिटस फील्स थर्स्टी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी जिससे वो थर्स्टी फील करेगा। सेकेंड, इसका रीजन क्या है, द पर्सन सफर्स फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। तो ये गलत है, उसके अंदर लो सिक्रीशन होती है ना कि एक्सेस। तो इसका आंसर होगा सी, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है रिलेटेड टू डिजीज एड्स, यानी वो डिजीजेस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। अब हम उन्हें कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था प्रीलिम्स 1996 में। ये यहाँ पे पूछा गया है जो एड्स है बहुत ही कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो किस किस तरीके से हो सकता है। फर्स्टली बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स,
सेकेंड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी बाय मॉस्किटोज या डी अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो इनमें से बताना है कि किन किन चीजों की ट्रांसमिशन से एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन रिलेटेड टू हेपेटाइटिस बी, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। हेपेटाइटिस बी इज सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन एचआईवी एड्स। और सेकेंड, हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लिवर कैंसर। तो हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं by answering by saying what are some of the common sexually transmitted diseases। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शंस वो डिजीज हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करते हैं। ये जो डिजीजेस हैं ये इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं? दे कैन बी कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल, पैरासिटिक, यीस्ट या वायरल इन्फेक्शंस। यानी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वायरल इन्फेक्शन ही हो, लाइक एचआईवी वायरस जो है उससे हमें लगता है कि ये जनरली वायरल ही होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। दे कैन बी ड्यू टू वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लैमिडिया जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जेनिटल हर्पेसिस जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, गोनोरिया जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, सिफिलिस अगेन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे। और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनका कोई क्योर नहीं होता। यानी देख उनकी जो अमाउंट है वो एंटीबायोटिक से हम कम जरूर कर सकते हैं, बट परमानेंट क्योर नहीं हो सकता। तो इनके हम जनरली सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं व्हाट इज मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स। एड्स जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है अंडर एड्स। तो ये बेसिकली कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आपको याद रखना है। सबसे पहले जो एड्स रिपोर्ट हुआ था इट वाज रिपोर्टेड इन 1981। उसके बाद एड्स के दो वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहला था HIV-1 एंड सेकेंड वाज HIV-2। इसमें से HIV-1 जो है वो ज्यादा कॉमन डिजीज है रादर देन HIV-2। और दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। वायरस में भी इट इज बेसिकली रेट्रोवायरस रिलेटेड इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये सिर्फ डीएनए की सिंथेसिस के कारण ना होके ये आरएनए के कारण ट्रांसमिट होता है। सो इट कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। इसके कारण जो सेल्स हमारे इन्फेक्ट होते हैं वो होते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो कॉज होता है इट इज बेसिकली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण ये डिजीज होता है, विच इज अ रेट्रोवायरस। यानी उसमें आरएनएस में हमारे प्रॉब्लम होगी, ना कि डीएनएस में। और आपको ये याद रखना है कि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो सडनली नहीं होता। दिस डिसीज बेसिकली देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन इट्स अपीयरेंस एंड इट्स इफेक्ट, यानी सिम्टम्स बहुत ही धीरे धीरे स्लो होंगे, तो इनिशियली हमें ये पता नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है द पर्सन इज अफेक्टेड बाय एचआईवी बट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो यानी एचआईवी जो है धीरे धीरे एड्स में तब्दील होता है। तो जब ये वायरस हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर देगा तब हम कहेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। इसके डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस टेस्ट होता है एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो टेस्ट है और भी बहुत सी कॉमन डिजीजेस के लिए यूज होता है, सिर्फ एड्स के लिए नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। एड्स की जो ट्रीटमेंट है इट इज बेसिकली रिलेटेड विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एड्स इज नॉट पॉसिबल। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने इसके लिए स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है जो कि बेसिकली एड्स कंट्रोल को रिलेटेड वर्क करती है, जो कि है नेशनल एड्स कंट्रोल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाको, जो कि एक बाकी एनजीओ के साथ भी वर्कआउट करती है टू एलिमिनेट और अवेयर पीपल अबाउट एड्स। So now let us see what are some of the ways by which AIDS can be transmitted. सबसे कॉमन वे होता है, जैसे कि आप पहले ही देख चुके हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल ट्रांसमिशन। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयर्ड निडल या सिरिंजेस, मदर टू चाइल्ड बाय प्लेसेंटा इंट्रैक्शंस, या फिर वायरल सिंड्रोम की वजह से भी एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एड्स सेंटर या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन या एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। सो बेसिकली इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसके लिए हमें एंटीवायरल ड्रग्स यूज करने चाहिए, टाइम टू टाइम एग्जामिनेशंस करवाते रहना चाहिए और सेफ सेक्स को प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए।
क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो वी फेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस लाइक फीवर, वेट लॉस, उसके अलावा हेडेक्स, न्यूरोपैथी, लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स भी इसके कॉमन इम्पैक्ट हैं जो कि HIV इन्फेक्शन से हो सकते हैं। उसके अलावा लिवर की बात करें तो लिवर इनलार्जमेंट एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, नोजिया, वॉमिटिंग, तो ये सारे जो है कॉमन सिम्टम्स हैं HIV के। उसके बाद अगर हम क्योंकि एड्स एक बहुत ही कॉमन डिजीज है इंडिया में, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्रमोट की हैं। अब हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली कॉमन स्ट्रैटेजी जो कि आजकल यूज में भी बहुत ज्यादा रहती है वो है 90-90-90 स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली एक UN एड्स प्रोग्राम के अंदर सेट है जहां पे we target to detect 90% of all people living with HIV, so that they can be 90% of the people can be diagnosed who are affected by HIV virus. Out of these 90%, 90% can also out of these 90%, further 90% can have HIV treatment, यानी हम उनको effective antiretroviral therapy दे सके. And finally, out of these percentage who have been given the treatment, 90% of these are given effective suppression of this viral infection. तो यानी हमें 90% में ये वायरल इन्फेक्शन को सप्रेस करना है जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं. दिस इज दी 90-90 स्ट्रैटेजी जो कि UN एड्स प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है. उसके बाद है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो कि 2017 टू 24 का रिलेटेड है. ये बेसिकली इसके अंदर हम मिशन संपर्क भी हमने स्टार्ट किया है. दिस बेसिकली इज अ एड्स एपिडेमिक सॉल्विंग प्रोग्राम बाय 2030. इसी के अंदर हमने 90-90 UN एड्स प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया है. उसके अलावा जो हमारा मिशन संपर्क है इसके अंडर दैट एम्स टू ट्रेस दोज हु आर लेफ्ट टू फॉलो अप एंड आर ब्रॉट अंडर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी जो लोग 90% के अलावा जो लोग रह जाएंगे वो हम मिशन संपर्क के थ्रू उसको अपने एड्स प्रोग्राम को उसको प्रमोट करेंगे. तो ये है सम कॉमन प्रोग्राम. उसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा ये जो प्रोग्राम्स हैं ये पहले से ही चल रहे हैं. सबसे पहला है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. ये सबसे पहला प्रोग्राम था जो कि एड्स कंट्रोल रिलेटेड स्टार्ट हुआ था. इसके 4 फेजेस आ सकते हैं. रिसेंटली जो 4th फेज है वो अभी खत्म हुआ है इन 2017. सबसे पहला फेज स्टार्ट हुआ था 1992 में, जिसके अंदर हमने इसको सबसे पहले अवेयरनेस और एड्रेस करना स्टार्ट किया था. अब करंटली 4th फेज चल रहा है NACP का. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में की बात करें, वहाँ पे एड्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है. क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि है प्रोजेक्ट सनराइज. तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट सनराइज जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में स्टार्ट किया है टू प्रिवेंट एड्स. तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की जो कि है हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस जो डिजीज है ये भी बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो सकता है. एंड इट मेनली अफेक्ट्स आवर लिवर. तो यानी जो लिवर की फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट करता है ये हेपेटाइटिस वायरस. एंड इट कैन बी इसके 5 वेरिएंट्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E. इसमें से B और C जो है वो मोस्ट डेडली और मोस्ट कॉमन डिजीजेस हैं जो कि लिवर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है. उसके अलावा अगर हम इनकी ट्रांसमिशन की बात करें, जो B, C और D है they basically spread by sexual contact and with help of contaminated blood and body fluids. उसके अलावा जो A और E है वो बेसिकली फूड और ड्रिंक्स की अनसेफ या अनहेल्दी फूड और सेफ ड्रिंक्स की वजह से ही प्रमोट करते हैं. यानी अगर अनसेफ फूड या अनसेफ ड्रिंक्स हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस A या E होने के चांसेस हैं. लेकिन B, C, D जो है उनके चांसेस कैसे होंगे, या तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से. तो सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटाइटिस A. हेपेटाइटिस A जो है वो बेसिकली एक लिवर को इन्फेक्ट करने का इन्फेक्शियस डिजीज है. इट इज एक्यूट एंड इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन यंग पीपल. यानी ये ज्यादा क्रॉनिक नहीं रहता, ये बहुत ही एक्यूट डिजीज है और इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही टफ रहता है. इसकी अगर वैक्सीन बनाए तो इसकी वैक्सीन की बात करें तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. ये भी आपको ध्यान करना है, कोई भी आप डिजीज पड़े ये जरूर ध्यान रखें कि वेदर इट इज क्योरेबल और नॉट एंड वेदर इट डज हैव अ वैक्सीन और नॉट. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की. हेपेटाइटिस बी जो है इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू फ्लैट टायर्ड वुंड्स, कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सलाइवा एंड इन्फेक्शियस बॉडी. तो यानी ये कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है विद अदर इन्फेक्टेड पर्सन्स. इसकी भी वैक्सीन है बोथ फॉर एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की. दिस इज द मोस्ट डेडली डिजीज. बी और सी जो है वो सबसे ज्यादा डेडली रहते हैं.
सी की अगर हम बात करें, दे कैन बी ट्रांसमिटेड अगेन बाय बॉडी फ्लूइड्स एंड by sexual transmission. They can also be transmitted from birth from mother to child. तो ये आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस सी जो है वो मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिट हो सकता है. उसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की. हेपेटाइटिस डी जो है वो बेसिकली स्प्रेड होता है बाय अनसेफ वाटर एंड फूड ड्रिंक्स प्लस इन्फेक्टेड ब्लड एंड वुंड, लाइक जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी. उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की. हेपेटाइटिस ई इज सर्कुलेटेड थ्रू फूड, वाटर एंड कंटेमिनेटेड ब्लड. इट कैन बी आइदर एक्यूट और क्रॉनिक, यानी ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है बट बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें ज्यादा खतरनाक होता है. उसके बाद जो उस प्रोग्राम की बात करते हैं जो कि स्पेशली स्टार्ट किया गया है टू कंट्रोल हेपेटाइटिस, दैट इज द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम. This basically tries to treat minimum 3 lakh person affected by hepatitis C over a period of 3 years and by eliminating the hepatitis C by 2030. So this is a part of National Health Mission, यानी NHM के अंडर ही आता है नेशनल वायरल हेल्थ कंट्रोल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम. ये आपको ध्यान रखना है. इसके अंदर हम सिर्फ बी और सी को टारगेट कर रहे हैं, सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम. अब हम इन दोनों डिजीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू एड्स. ये पूछा गया था 1996 में. तो यहाँ पे हमें बताया पूछा गया था इनमें से कौन से कोर्सेज से एड्स ट्रांसमिट किया जा सकता है. फर्स्ट बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेकंड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड बाय मॉस्किटोज एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स एंड फोर्थ बाय प्लेसेंटा. सो इसमें से सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अक्रॉस द प्लेसेंटा ही एड्स ट्रांसमिट किया जा सकता है. इट इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज. So the answer here would be B, that is 1, 2 and 4. Next question देखते हैं. This is related to hepatitis B. तो यहाँ पे हमें पहली स्टेटमेंट दिया गया है कि hepatitis B is several times more infectious than HIV/AIDS. तो ये सही है because hepatitis B is 50 to 100 times more infectious than HIV or AIDS. तो ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट, hepatitis B can cause liver cancer. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है because it can lead to liver cancer because inflammation of liver can further deteriorate into liver cancers. So दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर हमारा होगा सी. दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच फर्स्ट डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, सेकंड इज यूज्ड टू ट्रीट पॉइजनिंग, सी लोअर्स बॉडी टेम्परेचर या डी स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है. तो लेट अस सी व्हाट दीज टर्म्स मीन. तो सबसे पहले एंटीबॉडी क्या होती है. एंटीबॉडी इज बेसिकली एन इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है या बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम या एज एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स. यानी जब हमारी बॉडी पे कोई बाहर का फॉरेन सब्सटेंस या कोई अटैक होता है तब ये बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. सो दे एक्ट एज बेसिकली अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस. सो जो ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीजेंस, और जो उसके अगेंस्ट रिएक्शन की तरह ये बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी. तो बेसिकली ये लॉक और की सिस्टम के तरह होता है. जब भी बॉडी को ये की मिलेगी तो ये लॉक्स एक्टिवेट होंगे. तो ऐसे ही है एंटीबॉडी और एंटीजेंस. अब अगर ये एंटीबॉडीज की बात करें तो ये बॉडी में 5 तरह की एंटीबॉडीज जनरेट करती है हमारी बॉडी. सबसे पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन ए. दिस type of antibody protects the body against gastrointestinal and respiratory problems. यानी जो हमारे intestine related या stomach related issues है या हमारी respiratory issues है उसके against ये antibodies produce होती हैं. Next है immunoglobulin D. This activates the B cells after an interaction with the antigens. यानी जो बॉडी पे बाहर के एंटीजेंस अटैक करेंगे उसके बाद ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी. नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के एलर्जिक रिएक्शंस को. यानी अगर हमें किसी भी चीज से एलर्जी है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शंस होते हैं लाइक स्किन रेडनिंग या आपको बहुत ज्यादा खारिश होना या ये सब जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग वगैरह, ये सब होते हैं एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के कारण. नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन जी विच स्टिमुलेट्स फैगोसाइट्स. यानी फैगोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि दूसरे कैंसरस सेल्स को या जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय ईटिंग देम. लास्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम. दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडीज विच हेल्प अगेन इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स. तो ये थी 5 एंटीबॉडीज. अब हम देखते हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं.
So antigens are basically substances that stimulate the immune system to produce antibodies. यानी जब तक ये एंटीजेंस नहीं होंगे बॉडी में तब तक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती. तो एंटीजेंस जो हो सकते हैं दे कैन बी आइदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लियस एसिड. अनलाइक एंटीबॉडीज जो कि हमेशा प्रोटीन्स होते हैं, दे कैन बी आइदर ऑफ देम लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये किसी भी चीज से बने हो सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में है वो ये कि एंटीजेंस जो होते हैं दे कैन बी आइदर produced naturally by the body or they can be foreign substances like pollen grains या कोई spores या कोई भी ऐसे foreign bacteria type हो सकता है, वो antigens की तरह react कर सकता है. but जो antibodies होंगी वो हमेशा bodies खुद produce करती है. they are stimulated by the intrinsic body system. तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडी में. अब हम ट्राई करते हैं अपने क्वेश्चन को आंसर करने की. So हमसे पूछा गया था एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच फर्स्ट डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, सेकंड इज यूज्ड टू ट्रीट पॉइजनिंग, थर्ड लोअर्स बॉडी टेम्परेचर या फोर्थ स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. तो अब हमें पता है कि एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. तो आंसर होगा डी. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. So friends, this is the last question for today. People drinking water from a shallow hand pump are likely to suffer from all of the diseases except. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वाटर बॉर्न इनमें से कौन सा डिजीज नहीं है, कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के कारण नहीं हो सकता. फर्स्टली कॉलरा, सेकंड टाइफॉइड, थर्ड जॉन्डिस या डी फ्लोरोसिस. तो इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के कारण नहीं होता. ये पूछा गया था प्रीलिम्स 1996 में. सो लेट अस सी व्हिच आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस. सो वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं वो बेसिकली वो डिजीजेस होते हैं जो कि वाटर में वाटर के इन्फेक्शियस होने के कारण या डिग्रेड होने के कारण ड्यू टू एडिशन ऑफ सम पैथोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस अगर वाटर में आ जाए तो वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा. ऐसे वाटर से अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो वी कैन गेट दीज वाटर बॉर्न डिजीजेस. अब हम देखते हैं कुछ कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आप डिजीज पढ़ रहे हैं जनरली तो हमें ये 3-4 चीजें पता होना चाहिए. सबसे पहले कि वो डिजीज का नाम क्या है और वो ट्रांसमिट कैसे होता है. सेकंड, उसको कॉज करने वाला माइक्रोबियल एजेंट क्या है. थर्ड, जो सोर्सेज जहां से वो आ सकता है, यानी वो जो एजेंट है वो कहां से उस वाटर बॉडी में आया या क्या उसका सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है बॉडी में या कैसे वो एंटीजन हम तक पहुंचा. लास्ट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस डिजीज के अगेंस्ट कोई क्योर अवेलेबल है या नहीं, क्या वो वैक्सीन से क्योर हो सकता है, क्या उसकी कोई क्योर बना है या नहीं. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको डिजीज के लिए जनरली पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमीबियोसिस. अमीबियोसिस जो होता है वो बेसिकली एक हैंड टू माउथ डिजीज है, यानी जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से किसी चीज के आएंगे तो ही ये डिजीज आपको होगा. इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोआ है. तो आपको ध्यान रखना है कि अमीबियासिस जो है वो अमीबिया से होता है और जो कि अमीबिया क्या है, एक माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म. इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर लाइक फ्रॉम सीवेज, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स, या फिर कोई सलाइवा अगर फ्लाइज वगैरह से कोई भी इंसेक्ट अगर वाटर में आ जाए तो उसके थ्रू ये वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है. एंड लास्टली इसके सिम्टम क्या होंगे, इसके सिम्टम होंगे फटीगनेस, वेट लॉस, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. तो ये इसके सिम्टम्स है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज देखते हैं, ई कोलाई इन्फेक्शन. तो ई कोलाई अगेन इज अ बैक्टीरिया जो अगर वाटर में ई कोलाई प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में तो भी वाटर कंटामिनेट हो जाता है. ई कोलाई के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल ई कोलाई भी प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर वाटर में ई कोलाई की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक डिजीज की तरह एक्ट करेगा. अब नेक्स्ट चीज जो आपको सिम्टम्स इसके पता होना चाहिए, दिस बेसिकली कॉजेज डायरिया एंड इन एक्सेस केस ऑफ डायरिया या अगर हमारी बॉडी में एक्सेस डिहाइड्रेशन हो सकती है सो इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ. सो ये है रिलेटेड टू ई कोलाई. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉमन वाटरबॉर्न डिजीज जो कि है कॉलरा. कॉलरा जो होता है इट स्प्रेड्स बाय द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा. तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. एंड इसका सोर्स क्या होता है, ये इन्फेक्शन कहाँ से होता है, इट इज मेनली द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर. एंड अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स इंक्लूड डायरिया, नोजिया, क्रैम्प्स, नोज ब्लीड, रैपिड पल्स एंड वॉमिटिंग. तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं डायसेंट्री की. डायसेंट्री जो होता है इट इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल एजेंट दैट इज शिगेला डिसेंट्रिया which is a bacteria. तो ये आपको ध्यान रखना है, this is again a bacterial disease and it is caused by drinking contaminated water.
इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इट इज कॉज बाय फ्रीक्वेंट, इसके सिम्टम्स या इस जहां से इसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो इसके कॉमन सिम्टम्स के हैं फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ फीकस विद ब्लड एंड म्यूकस, तो ये इसके सिम्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाटरबॉर्न डिजीज की, जो कि है सैल्मोनेलिसिस। सैल्मोनेलिसिस जो एक वाटरबॉर्न डिजीज है, इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला। तो सैल्मोनेला से वर्ड डिराइव हुआ है सैल्मोनेलिसिस। इस it is again caused by drinking contaminated water, and in some cases even by, contaminated food can also cause salmonellosis. इसके symptoms की अगर हम बात करें तो it includes diarrhea, fever, vomiting and abdominal cramps. नेक्स्ट है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर जो है अगेन इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज और इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो जीनस सैल्मोनेला है उससे बहुत तरीके के डिजीजेस हो सकते हैं, इसमें से जो सैल्मोनेला टाइफी है वो कॉज करता है टाइफॉइड फीवर, एंड इट इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर विद फीकस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई फीवर, स्वेटिंग, डायरिया, ये सब है इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे कुछ वाटरबॉर्न डिजीजेस जो कि हम वायरस से बहुत कॉमनली कैरी होते हैं। फर्स्ट इज सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सार्स। ये बेसिकली होता है फ्रॉम द माइक्रोबियल एजेंट कोरोना वायरस, और ये वायरस जो होता है प्रेजेंट हो सकता है अगर वाटर प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो और हम उसे इनटेक कर लें। इसके सिम्टम्स होता है फीवर, माइलेजिया, लिथार्जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, कफ। तो ये कॉमन सिम्टम्स है ऑफ सार्स। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिस कैन बी आइदर, जो हेपेटाइटिस ए होता है वो वाटरबॉर्न होता है, अनलाइक हेपेटाइटिस बी, सी, डी। ए और ई जो होंगे वो हमेशा वाटरबॉर्न या फूडबॉर्न डिजीजेस होते हैं। इनके सिम्टम होते हैं फटीगनेस, फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया। तो ये सिम्टम्स है हेपेटाइटिस ए के। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है वो फिकल या ओरल इंटेक से हो सकता है अगेन, एंड इट कैन एंटर बॉडी बाय हैविंग कंटामिनेटेड वाटर। उसके बाद हम देखते हैं पोलियोमाइलिटिस या पोलियो। ये होता है पोलियो वायरस से। This can enter water through fecuses of infected individuals. 90 to 95% of the patients show no symptoms, but some minor symptoms can be there. For example, headache, fever, and paralysis. तो ये कुछ symptoms हैं जो कि पोलियो के हो सकते हैं। The next type of common waterborne disease that is in news is jaundice. Jaundice का दूसरा नाम होता है icterus, और इसको आइडेंटिफाई करने का इसका मेन सिम्टम होता है येलोइशनेस ऑफ स्किन एंड वाइटनेस ऑफ द एक्सेस वाइटनेस ऑफ द आईज। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है बॉडी में एक्सेस बिल्डअप ऑफ बिलीरुबिन के कारण। यानी अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। सो ये बिलीरुबिन होता क्या है? ये बिलीरुबिन बेसिकली एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट मटेरियल। तो जितना ज्यादा ये बेसिकली एक येलो कलर्ड वेस्ट मटेरियल होता है। सो इसी के कारण जो हमारा फीकस का कलर येलो ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके सिम्टम्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, येलोइशनेस ऑफ द स्किन, व्हाइटनेस ऑफ द आईज, डार्क यूरिन एंड इचनेस। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट भी हैं, और दिस इज बेसिकली अ डिजीज विच कैन बी क्योर्ड बाय वैक्सीन एंड मेडिसिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो इसके कॉजेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन कॉज जो रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। यानी अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो जॉन्डिस हमें हो सकता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, या फिर हीमोलिटिक एनीमिया, या गिलबर्ट सिंड्रोम या कोलेस्टेसिस की वजह से भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। सो बेसिकली जॉन्डिस हमें बहुत तरीके से हो सकता है। उसके अलावा जो जॉन्डिस के हमें ये जो इसके रीजंस है, यानी बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन या लिवर की इन्फ्लेमेशन, ये बेसिकली होती क्यों है? दिस इज बेसिकली ड्यू टू ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो जॉन्डिस मेनली जो होता है, जिसका मेन रीजन जो होता है वो होता है ड्यू टू ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज है या ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो होता है वो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस इंजेक्शन ऑफ द फ्लोराइड। यानी अगर हमारे वाटर में एक्सेस फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे हमें फ्लोरोसिस हो सकता है। फ्लोरोसिस का जो इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली हमारे बोन्स और टीथ्स पे होता है। अगर बॉडी में फ्लोराइड की लेवल्स कम हो जाते हैं तो भी वो नुकसानदायक है, और एक्सेस लेवल्स भी नुकसानदायक है। अगर हमारे में फ्लोराइड की कमी हो जाएगी तो इससे डेंटल कैविटीज हो सकती है, डेंटल कैरीज हो सकते हैं, स्टेनिंग ऑफ द टीथ हो सकता है। बट एक्सेस फ्लोराइड अगर होगा तो भी हमें
फ्लोरोसिस हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस, वाटर अबव कैरिंग मोर देन 1.5 mg पर लीटर ऑफ फ्लोराइड इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो इसके लिए हमें बेसिकली वाटर को, एक्सेस फ्लोराइड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम फ्लोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, वाटर में फ्लोराइड की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ बोन चारकोल, कॉन्टैक्ट प्रेसिपिटेशन, यूज ऑफ नालगोंडा और एक्टिवेटेड एल्यूमिना। उसके अलावा तो ये सारे जो है कॉमन तरीके हैं जिसके थ्रू हम फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है वो वाटर में कम कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। So यहाँ पे हमें पूछा गया था, people drinking water from the shallow hand pumps are likely to suffer from all of the following except। तो हमें बताना था कि shallow drinking water के पीने से हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। So क्योंकि एक हैंड पंप में जनरली कंटामिनेटेड वाटर होता है, एक फिल्टर्ड ट्रीटेड वाटर नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हो सकता है। So इसके थ्रू हमें कॉलरा हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, बट फ्लोरोसिस के होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरोसिस होता है वो बेसिकली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड से होता है, ना कि एग्जैक्टली नॉर्मल हैंड पंप वाटर पीने से। तो इसका आंसर होगा डी। सो अब फ्रेंड्स कुछ दो क्वेश्चंस हम आपको देना चाहेंगे एज अ होमवर्क फॉर यू। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2006 में। यहाँ पे हमें पूछा गया है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, ELISA टेस्ट इज एम्प्लॉयड एज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक टेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू डिटेक्ट कैंसर। And second statement is almost 50% of the human beings have RH plus blood while the remaining 50 have RH minus blood। तो यहाँ आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है वो है रिलेटेड टू फूड एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स। दिस इज बेसिकली अ करंट एपिडेमिक दैट इज सीन इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि ये जो फूड एंड माउथ डिजीज है वो किससे होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ए बैक्टीरियम, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ या डी वायरस। तो फ्रेंड्स ये आपके आज के लिए दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। And friends, this is all for tomorrow. Thank you for watching this video. We'll be back tomorrow with the next video. Thank you.